हेलो एवरीवन। सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईटेट और एमपी टेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 200 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिए, वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सवाल दे रखा है हमें 2x² प्लस एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 का उत्पाद है। मतलब ये किनका, इसका जो गुणन है वो क्या निकलेगा, गुणनखंड है वो क्या होगा। तो हमारा जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 3, इसमें हमें किसका गुणा करना है, x प्लस 2 का गुणा करना है। तो हम पहले x का गुणा कर लेंगे। x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x का 3 में होगा तो 3x। फिर हम 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करने पे हो जाएगा ये प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब जैसे जो स्क्वायर वाले वैल्यू हैं उनको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 2x का क्यूब प्लस ये स्क्वायर वाला x स्क्वायर है, इधर 4x स्क्वायर है तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x है और यहाँ पर 2x है तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6, है ना। इससे सरल नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए में यही दे रखा है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 का क्यूब। मतलब 2.3 का क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है ना, घन निकालना है। तो जैसे 2.3 है ये नंबर है, इसका हमें घन निकालना है तो हम सीधा सीधा 23 का घन निकाल लेंगे। तो 23 का जो घन होगा उसमें दशमलव, जैसे ये घन है तो 3 अंक बाद में हम दशमलव लगा लेंगे। 23 का घन क्या होगा हमारा, जैसे हम घन करने के लिए क्या करते हैं 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। फिर 3 का स्क्वायर करके 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। फिर 2 का स्क्वायर करके 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। फिर 2 का घन कर लेंगे, है ना। तो 2 का घन क्या हो जाएगा 8। अब बीच वाली दोनों संख्याओं को डबल कर लेंगे, 18 का हो जाएगा 36 और 12 का 24, इन्हें जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7। हमें एक एक नंबर लेना है ना। 7 तो 2 इधर कैरी हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 18 दूनी 36, 18 54 और 2 56, है ना, 56 हो गया। और इधर 5 कैरी हो जाएगा, ये हो गया 36, 12 36 और 5 41, 41 का 1 4 इधर कैरी हो जाएगा तो 8 4 12, ये हो गया 12.3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 12.167 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये जो क्यूब करते हैं इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे हम किसी नंबर का क्यूब करना है तो जो नंबर है वो ए और बी के फॉर्मेट में, यदि जैसे 2 अंक वाला नंबर है तो ए और बी के फॉर्मेट में लिखेंगे उसे, इसका क्यूब करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का क्यूब करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी करेंगे, फिर बी स्क्वायर ए करेंगे और बी का क्यूब कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 का क्यूब करा था, इधर 2 का क्यूब करा था, बीच में क्या करा था ए स्क्वायर बी करा था, इधर बी स्क्वायर ए करा था। मतलब तो इस तरह से, और फिर इन बीच वाले दोनों नंबर्स को हम डबल कर लेते हैं तो 2a स्क्वायर बी हो जाता है, इधर हो जाता है 2b स्क्वायर ए, है ना, और इन्हें जोड़ लेते हैं। इस तरह से ये मैंने फॉर्मेट इसका लगा दिया है। तो इसमें आप कोई भी नंबर यदि पुट करोगे तो उसका क्यूब हमें मिल जाएगा, है ना। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है 3 की पावर 8 का गुणक व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो जो गुणक व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर होता है, जैसे 3 की पावर 8 का निकालना है तो गुणक व्युत्क्रम ऐसा नंबर होगा जिसका 3 की पावर 8 में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। मतलब एक नंबर वाला 1 हमें मिल जाए, है ना। तो 3 की पावर 8 में हम ऐसा किस नंबर का गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। तो हम इसमें 1/3 की पावर 8 का गुणा कर देंगे तो हमें ये जैसे 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 से कट जाएगा और 1 हमें मिल जाएगा। तो 3 की पावर 8 ऐसा बटे वाला कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जैसे ये जो बटे में 1 के बटे में यदि कोई नंबर रहता है ना, जैसे 1 के बटे में 3 की पावर 8 है तो यदि इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाती है, 3 की पावर -8 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गुणक व्युत्क्रम आपको ध्यान रखना है।
गुणक व्युत्क्रम ऐसा नंबर होता है जिसका गुणा करने पर दिया हुआ नंबर 1 हो जाए। अगला हम सवाल देखेंगे, एक आदमी अपने बगीचे में 4489 पपीते के पेड़ लगाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हो जितने पपीते के पेड़ है। ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी में इसका उत्तर है। प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हो जितने पपीते के पेड़ है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उतनी ही पंक्तियां होगी जितने पपीते के पेड़ है, मतलब दोनों चीजें बराबर होंगी। तो क्या होगा, मतलब कोई नंबर का स्क्वायर होगा। जो ये नंबर हमें दे रखा है 4489 पपीते के पेड़ जो है उतनी ही पंक्तियां होंगी जितने पपीते के पेड़ है। तो ये नंबर जो है किसी नंबर का मतलब डबल है, स्क्वायर करने पे मिला हुआ नंबर है। तो जैसे हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 जा 49 आता है। इकाई अंक 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी इकाई अंक हमारा 9 है। 4489 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो जैसे हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है इकाई अंक, तो ये उत्तर हो सकता है। आगे के हम चेक कर लेंगे, मतलब हम इकाई अंक से इसे चेक कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 25 का मतलब 5 इकाई अंक यहाँ पर नहीं है, है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, 4 आता है। जैसे 64 में 4 आता है, 4 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 में 81 आता है, तो एक भी इकाई अंक यहाँ पर नहीं है। इस तरह से 67 हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। अब जैसे मैं 67 का आपको स्क्वायर करके बता देता हूँ। 67 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 जा 49 का 9 आ जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा। फिर 6 7 जा 42 और 42 का डबल करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 और 4 88 हो जाएगा, 88 का 8 हो जाएगा, फिर से 8 कैरी हो जाएगा, है ना। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 जा 36 और 36 में 8 यदि हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44, मतलब 4489 हमें इधर भी मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मतलब उसमें जो बगीचा लगाया है उसमें 67 तो लाइन है और 67 ही पपीते के पेड़ है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगला हम सवाल देखेंगे, संख्या 2843 में संख्या हमें दे रखी है 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। मतलब 8 और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 मतलब जो नंबर दे रखा है उसके पीछे जितने अंक दे रखते हैं उतने हमारे जीरो होते हैं। जैसे 8 यहाँ पर है और 8 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे हम, तो ये 8 का स्थानीय मान हो गया, है ना। ये 8 का स्थानीय मान हो गया। और 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 4 के पीछे जितने नंबर है उतने जीरो लगा लेंगे। तो 4 के पीछे 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा लेंगे हम। अब हमसे पूछ रहा है कि स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, मतलब अंतर पूछा है। तो 800 और 40 के बीच में कितना अंतर है, 760 का, है ना। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, अतुल और शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। फिर कह रहा है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। जैसे यहाँ पर ये जो नंबर है ये अनुपात का है और यहाँ रियल वैल्यू दे रखी है, 28 उनकी आयु का योग है, ठीक है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे यहाँ पर 28 नंबर दे रखा है हमें और यहाँ पर जो अनुपात में है, अनुपात में इनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों की तुलना कर लेंगे हम, क्यों, जैसे अनुपात में इनका योग हो रहा है 7 और ये रियल नंबर में हो रहा है इनका योग 28। तो इन दोनों की तुलना करने पे हमें एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4, एक इकाई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इस 4 का हम इस अनुपात में यदि गुणा करते हैं तो हमें रियल वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इन दोनों की उम्र की, है ना। जैसे 4 में इस 4 का गुणा कर दिया तो 4 चौक 16 और 4 में 3 का गुणा कर दिया तो 4 तिया 12। ये इनकी वर्तमान उम्र मिल गई हमें दोनों की, अतुल और शिवम की। अब हमसे कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यदि इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमें 8 साल बाद की आयु मिल जाएगी। ये हो गया कितना, 24 और ये हो गया 20। इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 से काट लेंगे इसको, 4 6 24 और 4 5 20, 6:5। 6:5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमें ये अनुपात की वैल्यू दे रखी थी और ये रियल वैल्यू दे रखी थी। अनुपात में इनका योग 7 है और रियल वैल्यू में इनका योग 28 है। दोनों की तुलना करके हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। एक यूनिट की वैल्यू निकाल के हमने ये जो अनुपात में इसकी गुणा करा तो हमें यहाँ पर रियल उम्र मिल गई उनकी। रियल उम्र मिलने के बाद में 8 दोनों तरफ जोड़ के और हमने 8 वर्ष बाद की उम्र निकाल ली और उसका अनुपात निकाल लिया। ये आगे का सवाल हम देखेंगे। अमित चौबे की वर्तमान आयु उनकी माँ की आयु की 2/3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। जैसे अमित चौबे जो है उनकी माँ की आयु मदर का 2/3 है ना, यहाँ दे रखा है हमें 2/3 है। तो अब अमित और माँ की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। जैसे ये माता जी है, इनको यदि हम इधर ले आएंगे बटे में तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ एम को, माता जी को इधर ले आए तो इनका अनुपात हो जाएगा हमारा 2:3। ठीक है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। जैसे ये 1 से लिख देते हैं इसको अपन, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या कह रहा है वो, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। एक्स वाले पैटर्न में आप इसे सोल्व करना, यदि नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसको अगले वीडियो में सोल्व करवा दूंगा, है ना। मैं आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ। 2:3 हमें अनुपात में उम्र दे रखी है। फिर 10 वर्ष बाद का अनुपात हमें दे रखा है 5:7। 5:7 ये वाला है हमारा वर्तमान का। ठीक है, इससे हमारे जो है वैल्यू मिल जाएगी। और ये 10 वर्ष बाद का है तो हम जैसे जो नंबर्स हमें यहाँ दे रखे हैं, जैसे 10 वर्ष बाद दे रखा है तो हम 10 का इधर दोनों तरफ जो है गुणा कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा करके अंतर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ हमने 5 × 15 और 7 दूनी 14, यहाँ अंतर आ गया 1 का। फिर इधर करेंगे तो 10 × 70 और 10 × 5 = 50, तो यहाँ अंतर आ गया 20 का। मतलब इसका इसमें गुणा करा और इसका इसमें गुणा करा। हमें अंतर निकालना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो इनको। ये मत देखना कि ये प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है, उम्र कभी माइनस में नहीं आती है, उम्र हमेशा प्लस में आती है। और हम सिर्फ अंतर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 का गुणा हम इस वर्तमान वाले अनुपात में कर देंगे तो हमारी वर्तमान की उम्र मिल जाएगी। जैसे 20 का गुणा 2 में कर दिया तो 20 दूनी 40 और 20 × 60, 40 और 60 हमें क्या मिल गई, वर्तमान की उम्र मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है इसने, वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, यही पूछा है हमसे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 20 और मतलब 40 और 60 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 2:3 हमें दे रखा है इसने, यहाँ से निकाला हमने 2/3 से, है ना। फिर 10 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था 5:7 और ये कब का था, 10 वर्ष बाद का था। तो हम इनका क्रॉस गुणा करते हैं और अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद में जैसे ये अंतर की इससे तुलना करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू जो निकली वो वर्तमान अनुपात में हम यदि गुणा करते हैं तो हमारी वर्तमान उम्र निकल जाती है। और जिसे भी हमें प्रश्न में दे रखता है उस हिसाब से हम उससे सोल्व कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 208 नंबर का। अनुपात वाला ही सवाल है ये। x अनुपात y दे रखा है 2:3, 2:3। फिर दे रखा है y अनुपात z, तो y वाला कॉमन है तो हम इसको साथ में ही रख लेते हैं ना, ये y अनुपात z। अब y अनुपात z को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसके जस्ट बटे में हम अगला अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ 9, ये हो जाएगा 9:6। अब जैसे यहाँ हम 3 को आगे बढ़ाएंगे, इधर हम 9 को आगे बढ़ाएंगे और आपस में इनका गुणा कर लेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 9 दूनी हो जाएगा हमारा 18, फिर 9 × 27 और 6 × 18। फिर इसको हम सरल कर लेंगे, 9 से काट के सरल कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 × 27 और 9 दूनी 18। तो हमें मिल गया 2:3:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है अनुपात मालूम कर लेंगे। अगला हम सवाल देखेंगे 209 नंबर वाला। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का अनुपात 3:5 है। मतलब जैसे ये दो भुजाएं समान है तो इनका अनुपात क्या है, 3:3 और ये असमान भुजा वाला का 5 है ना। ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है। यदि इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। जैसे यहाँ पर ये अनुपात की वैल्यू है तो हम इसको x मान लेंगे, है ना। तो इसको x मानेंगे तो ये कितना हो गया, तीनों भुजाओं का योग, 3 3 6 और 5 11, मतलब हमारा 11x बराबरी पर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 110। परिमाप में 110 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 धाम 110, x बराबर हमारा हो गया 10, है ना। x की वैल्यू 10 मिल गई, तो अब हमारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 30, ये हो जाएगी 30 और ये हो जाएगी 50, ये हो जाएगी 50, 30 30 और 50 हमारी जो है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। इसका सूत्र क्या होता है, हमारा फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 4a² माइनस b², ये रूट में होता है, ठीक है। अब जैसे जो b वाली साइड है ये है और a वाली साइड ये है, आपको ये ध्यान रखना है ना। अब b का वैल्यू रख देंगे हम 50/4 और 4a², 4a² क्या है हमारा 30, तो 4 × 30 का स्क्वायर माइनस b², b² क्या है 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 50 का स्क्वायर रख देंगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 50/4 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो गया। ये 30 या 900 और 9 चौक 3600, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा और 900 का गुणा 4 में करेंगे तो 3600, और इधर 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3600 माइनस 2500, है ना। 3600 में से 2500 जाएगा तो 1100 बचेगा, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर 1100 लिख लेंगे। तो 1100 को मैं 11 × 100 लिख लूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे 100 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा सरल हो जाएगा। ये 100 को यदि बाहर निकालेंगे तो रूट में से 10 बाहर निकल जाएगा, 25/2 गुणा 10 रूट 11। अब इसको सरल कर लेंगे, इसको 5 से काट लेंगे तो ये हो गया 25 × 5 = 125, 125 रूट 11, ये हो जाएगा यहाँ पर 125 रूट 11। ये हमारा क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 125 रूट 11, ये क्षेत्रफल आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें क्या है, परिमाप और परिमाप के आधार पर क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया ये, बाकी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी अलग होती है, और इसका सूत्र होता है b/4 4a² माइनस b²। इसमें हमने जो वैल्यू रख के और सॉल्व कर लिया। यहाँ पर जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हमें अनुपात दे रखा था, अनुपात की हमने रियल वैल्यू से तुलना करके और x मतलब भुजाओं की रियल वैल्यू निकाल ली और क्षेत्रफल में उसको रख के और सॉल्व कर लिया। अगला हम सवाल देखेंगे 210 नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², है ना। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हमें यहाँ दे रखा है 400√3, 400√3 इसकी जगह रखेंगे हम, तो हमें क्या चाहिए, परिधि चाहिए। तो 400√3 हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें परिधि मिल जाएगी, इक्वल टू √3/4 × a²। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1600, और 1600 से बाहर रूट से क्या निकलेगा, जैसे ये हो गया 1600 और a², वर्ग हटाया, वर्गमूल लगा दिया, इधर 40 निकलेगा, 40 हमारी a की वैल्यू हो गई। अब हमारा परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिधि होती है हमारी तीनों भुजाओं का योग, है ना। पेरीमीटर जो परिधि होती है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, इसमें 3 का गुणा कर लेंगे तो 120 हो जाएगी। 120 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों सवाल लास्ट वाले दे रखे थे इनमें मतलब परिमाप और क्षेत्रफल दोनों के बारे में इससे हमसे पूछा था। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।